रिजल्ट्स तो आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन स्टॉक्स की प्राइस की फ्लक्चुएशन इतनी कम क्यों हो रही? और बहुत से सेक्टर्स ऐसे देखा जा रहा है कि जिनके अंदर अभी बूम या इंक्रीज हो ही नहीं रहा, वो एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर देखे जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, एक तो रिजल्ट्स को फोकस करेंगे, जिस तरीके से हप्को का रिजल्ट आया, डीजी खान का रिजल्ट आया, साजगार का आया, बहुत सी कंपनीज का रिजल्ट आया, उनको पहले डिस्कशन करेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस की तरफ भी बात करेंगे, मार्केट के अंदर क्या बिहेवियर, क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, और जो पॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं उसके बावजूद मार्केट अपनी सपोर्ट को मेंटेन कर रही है, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक कर नहीं पा रही। उसके पीछे की वजूहत क्या है? क्रूड ऑयल माइनस में जाता है, फिर अब चला जाता है, फिर माइनस में आता है, फिर उसकी भी फ्लक्चुएशन को हम पूरे इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस में बात करेंगे तो 178,500 जो मार्केट का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट यहाँ पे हाई लगाती है, वहीं से वापस से डाउन साइड पे चली जाती है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि जब तक कि 178,500 के लेवल पे अबव से क्लोजिंग नहीं मिलती, तो मार्केट अपसाइड के लिए मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेड है कि आपने यहाँ प्रॉफिट टेकिंग को लास्ट भी प्रेफर करना है। फिर नीचे 174,600 से 175 की सपोर्ट है। यहाँ पे भी मार्केट यहाँ से भी मेंटेन करती हुई चल रही है। 175 से लेके 178 के दरमियान मार्केट मूव आउट करते हुए नजर आ रही है। 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट अप जाती है, फिर 300 पॉइंट डाउन आती है, फिर इस तरीके से मार्केट एक कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट में वॉल्यूम अच्छे हैं। कुछ सेक्टर्स जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर आज डाउन साइड पे देखने को मिला। पावर जनरेशन सेक्टर अच्छा एक मोमेंटम इंक्रीज हुआ, फर्टिलाइजर में अच्छा मोमेंटम इंक्रीज हुआ, बैंक्स के अंदर थोड़ा एक अच्छा मोमेंटम इंक्रीज होते हुए दिखा। सीमेंट सेक्टर के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला। ओजीडीसी पीपीएल और यूपीएल के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ओजीडीसी पीपीएल थोड़े डाउन साइड के अंदर थे, तो ये चीज मार्केट की इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अभी डायरेक्शन लेने के लिए रेडी है। अब अगर मार्केट 178,500 से अबव ट्रेड करती है तो मार्केट अपने एफर्ट के लिए जाएगी। अगर 175 ब्रेक होता है तो मार्केट फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आए और इन्वेस्टर्स को कौन से स्टॉक्स को ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड्स भी आए हैं काफ़ी, और डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर भी ग्रोथ भी देखी गई है। एक पोटेंशियल देखा गया है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो। सबसे पहले बात करेंगे हबको की, तो हबको का रिजल्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि FY26 में कंपनी की सेल्स 15% से डिक्लाइन है और ग्रॉस प्रॉफिट भी 25% डाउन रहा। लेकिन इसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9% से इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9% से इंक्रीज हुआ, और ईपीएस भी 8% से ग्रो की गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कंपनी को एसोसिएट्स और ज्वाइंट वेंचर से रुपीज 45.3 बिलियन का प्रॉफिट मिला, जो अराउंड 10% हायर है। फाइनेंस कॉस्ट की भी 40% डिक्लाइन देखने को मिला। और अगर क्वार्टर 4 की बात करें तो पिक्चर और भी स्ट्रांग नजर आ रही है कि क्वार्टर 4 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46% इंक्रीज किया, और ईपीएस 41% इंक्रीज हुई। डिविडेंड भी 20 पर शेयर है, जो प्रीवियसली ईयर के मुकाबले में 33% हायर है। कि ओवरऑल ईयर का डिविडेंड इसने 20 रुपीज दिया है, कि मतलब एक क्वार्टर में 5 रुपीज डिविडेंड दिया है आपको। अब हम बात करेंगे डीजी खान के रिजल्ट की। डीजी खान सेल्स 11% से इंक्रीज हुई, ग्रॉस प्रॉफिट 12% से इंक्रीज हुआ, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 33% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32% ग्रो हुआ। ईपीएस भी 32% इंक्रीज की गई और 26.8 हो गया। इस रिजल्ट को सपोर्ट करने वाली इंपॉर्टेंट चीज में एक फाइनेंशियल चार्जेस के 67% का डिक्लाइन। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि क्वार्टर 4 सेल्स तो 13% इंक्रीज हुई, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट 16% डिक्लाइन हुआ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 3% डिक्लाइन हुआ। यानी फुल ईयर नंबर स्ट्रॉन्ग्स हैं, लेकिन रिसेंट क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर क्लियरली नजर आ रहा है, और डिविडेंड भी 50% डिक्लाइन होकर रुपीज 1 शेयर पर हुआ। सो डीजी खान की स्टोरी सिंपल है कि स्ट्रॉन्ग FY26 अर्निंग्स, बट क्वार्टर 4 में कॉशंस बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन प्रेशर। अब हम बात करेंगे साजगार की, जिसको एक जाइंट कंपनी कहा जाता है पावर जनरेशन की। FY26 में साजगार की सेल्स 76% इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट रुपीज 192 बिलियन हो गई। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे तो 47% इंक्रीज किया है इसका ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 45%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44% इंक्रीज हुआ। ईपीएस भी 44% इंक्रीज होकर एन इनक्रेडिबल रुपीज 390.51 पर आ गया है। लेकिन क्वार्टर 4 में नंबर्स तो और भी इंप्रेसिव है। क्वार्टर 4 की सेल्स की बात करेंगे तो 181% इंक्रीज हुई। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे तो 149% इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे
और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 150% से इंक्रीज किया। ईपीएस भी 151% से इंक्रीज हुई, जबकि यानी साजगार की ग्रोथ स्टोरी अभी एक्सट्रीमली स्ट्रांग नजर आ रही है। लेकिन एक चीज इग्नोर नहीं करनी चाहिए, मार्जिन। एफआई ग्रॉस मार्जिन 29.1% से डिक्लाइन होकर 24.2% हुई है। नेट मार्जिन भी 15% से 12.3% पर आ गई है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का वॉल्यूम और अर्निंग ग्रोथ फिनोमिनल है, लेकिन मार्जिन पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अब तीनों कंपनीज के रिजल्ट तो आउटस्टैंडिंग आए हैं। किसी आपको का जो ईयरली पे एक अच्छा रिजल्ट आया है, और डीजी खान का ईयरली और क्वार्टरली पे दोनों एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के साथ रिजल्ट आया है। बाकी साजगार का एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया है और डिविडेंड भी इसने एक अच्छा दिया है। बाकी अदर कंपनीज की बात करेंगे तो नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और दूसरी कंपनीज का भी रिजल्ट आया मैपल लीफ सीमेंट का, उनको भी फंडामेंटली आपने देखना है। अब मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको आप बाइंग कर सकते हैं करंट रेट पे, और थोड़ा सा डिक्लाइन में मिले तब भी अनबाइंग कर सकते हैं। डीजी कान की एक एवरेज बन सकती है 216 218 के अराउंड, 215 से 218 के अराउंड आप बाइंग कर सकते हैं। इसका टारगेट पहला तो 225 रखेंगे। अगर वहाँ पे वॉल्यूम इनटेक होता है, एक ब्रेकआउट देता है 226 का क्लोजिंग देता है, तो फिर 235 का टारगेट इसका हम रखेंगे। और अगर साजगार की बात करेंगे तो साजगार एज ए इन्वेस्टमेंट आइटम है, और आप उसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी जो अर्निंग्स और फंडामेंटली ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। अब मार्केट के बिहेवियर आपके पास क्या चल रहा है ये चेक कर लेते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सी एक मिक्स सिनेरियो नज़र आ रहा है। पीपीलीपी डेटा में देखा गया कि फॉरेनर्स की तरफ से कोई बाइंग नहीं हुई, इंडिविजुअल्स की तरफ से $0.8 मिलियन की बाइंग हुई है, फंड्स की तरफ से, ब्रोकर्स की तरफ से थोड़ी थोड़ी बाइंग देखने को मिली। लेकिन अब सिंपल सा स्ट्रेटेजी ये है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को फोकस रखें, क्योंकि एक डिविडेंड भी पेइंग आ रही है कंपनी, जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं आउटस्टैंडिंग। और बैंकिंग सेक्टर को फोकस में लाजमी रखें। बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। नेशनल बैंक के अंदर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। निज़ाम बैंक का भी डिक्लाइन साइड पे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप एड ऑन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर है। फैसल बैंक को नहीं छोड़ें आप, तो ये आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। स्ट्रैटेजी यही रखें कि ट्रेडिंग कम करें तो बेहतर है। स्विंग ट्रेडिंग करें 5-6 दिन 4 दिन के अंदर, ताकि आपको एक शॉर्ट प्रॉफिट मिल सके। और इन्वेस्टर के ये एक चांस का मौका है कि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स के बाद शेयर्स एक एवरेज प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं, एक डिस्काउंटेड रेट में मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से अकोमोडेशन करें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और आप भी ये बताइएगा लाजमी कि आपको कौन किसका रिजल्ट अच्छा लगा। अल्लाह।